पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग कुछ तैयारी करेंगे न्यूमेरिकल्स का। और देखा गया है कि न्यूमेरिकल्स जो है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं रहता है और छोटा मोटा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहता है। और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। तबीयत मेरा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि पहला ही पेपर मेजर पेपर आपका फिजिक्स है, तो हम कुछ वैसा सवाल को हम आज तैयार करेंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन तो बहुत 3 मिनट से भी कम समय में कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। कुछ चांसेस है कि आप उसको गलती कर सकते हैं, तो वो गलती हम लोग आज वैसा सवाल को चुनेंगे जिसको करने से आपको वो गलती नहीं करेंगे आप। तो लेट्स सी, ये देखिए क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा है कि ये देखिए सर्किट दिया हुआ, ये कैपेसिटर है, 3 बैटरी है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट का, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम और यहाँ 2 ओम है, एक एमीटर लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। आपको एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग पता करना है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व होगा कि जहाँ कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर डीसी को रोकता है, तो करंट कहीं से भी आए ये जोन में करंट आएगा नहीं, ये एक ओपन सर्किट जैसा ट्रीट होगा। तो आप जैसे ही रहेगा तो आप इसको इरेज कर दीजिएगा, ये आपका बार हो गया। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पर यहाँ 2 ओम था, तो अब ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लूप लगाते हैं, किरचॉफ लूप लो। ये एक लूप ले लेते हैं, करंट यहाँ से निकालते हैं आई, कोई ब्रांच नहीं है, यही आई करंट यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ आई, यहाँ आई। चलिए ए टू डी गया यहाँ पर, सो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। सो ये नेगेटिव टर्मिनल घुस रहा है, ये -4 + 2i। यहाँ कुछ नहीं होगा, इधर लूप इधर, करंट इधर, तो लूप अगर किरचॉफ लूप आप जानते हैं तो बहुत आसानी से बन सकते हैं। +2 वोल्ट = 0। तो जो आई निकलेगा वही एम्पियर का रीडिंग होगा। तो देखिए 4i और -4 + 2, तो ये -2 + 4i = 0। सो आपको 4i = 2, सो i = 2/4, दैट इज 1/2 एम्पियर। तो आपको एमीटर का रीडिंग हो गया 1/2 एम्पियर, एमीटर का रीडिंग। और वोल्ट मीटर का रीडिंग IR हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग I × R, I आपका 1/2 है और R का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इट इज 1 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग आपका दोनों आंसर आ गया और बहुत कम समय में ही आया। वोल्ट मीटर का रीडिंग आया 1 वोल्ट और एम मीटर का रीडिंग आया 1/2 एम्पियर। सो एम मीटर का रीडिंग हो जाएगा 1/2 एम्पियर। तो यूनिट देना बहुत जरूरी है। मोशनल ईएमएफ का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और 2 रेक्टेंगुलर लूप है, कंडक्टिंग लूप है, एक ए एक बी है। ए जो है ये लूप के अंदर जा रहा है, देखिए फिगर, और बी जो है ये लूप के बाहर आ रहा है। आपको पता करना है, 1 नंबर में पूछेगा कि इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी क्लॉकवाइज, ए क्लॉकवाइज, बी एंटी क्लॉकवाइज, बोथ ए एंड बी क्लॉक। तो इसमें देखिए करना क्या है, लेंजेस लॉ लगेगा। तो ये जब अंदर आएगा तो इसमें क्रॉस फील्ड इस एरिया में ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे अंदर जाएगा तो क्रॉस फील्ड का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, क्रॉस की संख्या ज़्यादा हो जाएगा। इसका विपरीत इसमें ये जब बाहर आएगा तो इसमें जो क्रॉस की संख्या है वो कम होगा। तो इसमें ये क्या करेगा कि हमको क्रॉस की वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो क्रॉस का वैल्यू कम करना चाहेगा। तो क्रॉस का वैल्यू कम होगा तो मतलब ये क्या करेगा, ये अपने में डॉट इंड्यूस कर देगा। क्या इंड्यूस करेगा? डॉट इंड्यूस करेगा। ये डॉट इंड्यूस करेगा क्योंकि इसमें जब ये अंदर आएगा तो इसमें क्रॉस का वैल्यू ज़्यादा होगा और ये जब बाहर आएगा तो क्रॉस का वैल्यू घटेगा। तो ये क्या करेगा कि क्रॉस को इंड्यूस करना चाहेगा क्योंकि घट रहा क्रॉस, तो क्रॉस को बढ़ाना चाहेगा। यही तो लेंजेस लॉ बोल रहा है। ठीक है, करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि जो इसका चेंजेस है, रूट कॉज है, उसको अपोज कर सके। तो यहाँ क्रॉस बढ़ा रहा है तो क्रॉस को बढ़ने नहीं देगा, तो डॉट इंड्यूस करेगा।
यहाँ क्रॉस घट जाती है, क्रॉस को घटने नहीं देगा तो क्या करेगा, क्रॉस को बढ़ाएगा। अब देखिए क्रॉस का मतलब इनटू और डॉट का मतलब कमिंग आउट। तो आपको पता है कि नॉर्थ में जो होता है, नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर आता है और साउथ में एंटर करता है। तो ये इनटू वाला जो होगा ये साउथ होगा। तो साउथ का मतलब होगा कि ये जो क्रॉस फील्ड है, इनटू जो है, इनटू कह लीजिए या क्रॉस कह लीजिए, ये आपको क्लॉकवाइज होता है। ध्यान से देखिए, तो जहां क्रॉस फील्ड चाहिए होगा तो वहां क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट। और जहां डॉट फील्ड को इसको इंट्रोड्यूस करना होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो डॉट को बढ़ाने के लिए आपको करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, याद रहेगा, एंटी क्लॉक डॉट के लिए, एंटी क्लॉक डॉट के लिए, और क्रॉस के लिए क्लॉक। अब देखिए इसमें क्रॉस को घटाना है तो इसको डॉट, ऐसा फील्ड चाहिए, डॉट फील्ड चाहिए। तो डॉट फील्ड के लिए करंट कैसा होगा, डॉट फील्ड के लिए करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, डॉट फील्ड के लिए करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो डॉट के लिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब करंट का डायरेक्शन होगा ये वाला, दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इंड्यूस्ड करंट। और यहाँ क्रॉस को बढ़ाना है क्योंकि ये क्रॉस घट रहा था यहाँ पर। तो लेंजेस लॉ क्या करेगा, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग इसको ये चाहेगा कि क्रॉस को बढ़े इसमें, तो करंट ऐसा प्रोड्यूस करेगा कि ताकि इसमें क्रॉस की संख्या बढ़ जाए। तो क्रॉस को बढ़ाने के लिए इसको कैसा चाहिए, करंट क्लॉकवाइज चाहिए होगा। तो क्लॉकवाइज का मतलब हुआ ऐसा करंट होगा, ऐसा करंट होगा। यानी ए में हो गया आपका एंटी क्लॉक और बी में क्लॉक। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, सो योर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ए एंटी क्लॉक, ए में एंटी क्लॉक और बी में क्लॉकवाइज, राइट। सो एक बहुत, अब यही सवाल पूछा गया तो है नहीं, लेकिन इसी तरह का कुछ भी क्वेश्चन होगा आपको देख लीजिएगा, कहां पर डॉट इंक्रीज हो रहा है, कहां क्रॉस इंक्रीज हो रहा है, ठीक। और डॉट के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, डॉट के मतलब कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, क्रॉस का मतलब गोइंग इनटू द प्लेन, गोइंग इनटू द प्लेन का मतलब वहां पर क्लॉकवाइज करंट होगा, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। सो इसको ध्यान देने का जरूरत है। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एयर कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड, और जब इसको डाइलेक्ट्रिक से फील्ड कर दिया गया तब उसका कैपेसिटी है 30 माइक्रोफैराड, और आपको एप्सिलॉन का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम लोग के का वैल्यू फाइंड करते हैं। सो के इज इक्वल टू सी बाई सी नॉट होगा। ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिया हम लोग। ओके, तो व्हाट इज योर सी, दिस इज योर 30 माइक्रोफैराड divided by 5 microfarad, so it is going to be, sorry, 6 microfarad, so it is going to be 5, the value of k is your 5। okay, और निकालना लेकिन आपको एप्सिलॉन का है, तो एप्सिलॉन k इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, so एप्सिलॉन निकल जाएगा k इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, के का वैल्यू आ गया 5 दिया हुआ है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8 इंटू 85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। सो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख दिया है के, और के का वैल्यू लिख दिया 5, और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8 इंटू 85 इंटू 10 टू द पावर -12। कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत आसान है। और यूनिट लिख दीजिएगा सी स्क्वायर एन टू द पावर -1 एम टू द पावर -2। सो ये भी एक या 1.5 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है, देख लीजिए इसको। ये एक एसी सर्किट है जिसमें दिया हुआ है कि रिएक्टेंस जो है उसका एसी है गिवन। तो इसमें से आपको पता करना है कि इसमें जो है इस ग्राफ को देख के आपको पता करना है कि x जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। तो ये आपको 4 ऑप्शन में से ऑप्शन चूज करना है, और ये
दिया हुआ है ग्राफ, ठीक है, एक एसी का। तो एसी ये इंडक्टिव सर्किट है कि कैपेसिटिव सर्किट है, ये आपको पता करना है पहले। तो इसमें देखिए जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, पहले तो आप देख लीजिए कि इसमें वोल्टेज और करंट में कौन आगे पीछे चल रहा है। तो पहला कॉन्सेप्ट यूज होगा कि आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप देखिए पहले कौन आ रहा है, वोल्टेज, उसके बाद आ रहा है करंट, यानी करंट जो है वो आगे है और वोल्टेज पीछे है। तो करंट आगे किस में चलता है, कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे चलता है। याद करने का तरीका क्या है, सी सी सी, सी फॉर करंट, सी फॉर कैपेसिटर और सी फॉर चैंपियन, ठीक है। तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट चैंपियन होता है, यानी करंट चैंपियन होने का मतलब करंट आगे जाएगा। कैपेसिटिव सर्किट में सी फॉर कैपेसिटी, सी फॉर करंट और सी फॉर चैंपियन। तो करंट चैंपियन होगा, तो करंट यहां पर देखा जा रहा है कि करंट आगे जा रहा है, ठीक है। तो करंट जब आगे जा रहा है मतलब हमको पता चल गया कि ये कैपेसिटिव सर्किट है। और एक्स इसका रिएक्टेंस है, तो एक्स का वैल्यू होता है 1 ओमेगा सी। सो एक्स जो है ओमेगा इसको 2 पाई एफ इंटू सी, यानी एक्स और एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एसी में तो एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो हमको पता चल गया, देखिए कितना आसान सवाल है, खाली थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। देखिए कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है, इसको पता करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिएगा पहले वोल्टेज आया, उसके बाद करंट आया, यानी करंट आगे आगे चल रहा है, ठीक है। वोल्टेज जितना एंगल चला है करंट उससे ज़्यादा एंगल चला है, तो करंट आगे जा रहा है, वोल्टेज पीछे जा रहा है, करंट आगे जा रहा है। इसका मतलब कि वहाँ पर हिंट है कि ये कैपेसिटिव है, ठीक है। तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे चलता है और कैपेसिटिव में रिएक्टेंस का वैल्यू होता है 1 ओमेगा सी और ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ। सो एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ होगा, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, सो 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। एक सिंपल सर्किट दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस पे कितना चार्ज आएगा। कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड, यहाँ 12 वोल्ट का एक बैटरी है। बहुत सिंपल सवाल, 1.5 से 2 मिनट लगेगा करने में। यहाँ से करंट आएगा, आई करंट, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, कैपेसिटर है ये डीसी को ब्लॉक करता है, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, नो करंट, ठीक है, इधर कोई करंट नहीं, ओके। तो सारा करंट इधर से पास हो गया, तो सारा करंट इधर पास हो गया, तो वोल्टेज कितना हुआ, रेजिस्टेंस कितना हुआ, टोटल 4 ओम और 2 ओम, ये 6 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया। और तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो V/R। तो सर्किट का वोल्टेज है, नेट वोल्टेज 12 और नेट रेजिस्टेंस 6, यानी 2 एम्पियर का करंट है। अब 2 एम्पियर का करंट है यहाँ पर, तो ये अगर ए मान ले, ये बी मान ले, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, VAB I इंटू आर, आई तेरा 2 और इस जगह का आर है 4, AB के बीच, तो 2 इंटू 4 यानी हो गया 8 वोल्ट। तुझे पता करना है यहाँ पर ये कैपेसिटर में चार्ज Q इज इक्वल टू सी भी, Q इज इक्वल टू C इंटू V। कैपेसिटी दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड और वोल्टेज दिया हुआ है 8, ये हो जाएगा माइक्रो जूल, क्योंकि माइक्रोफैराड में कैपेसिटी दिया हुआ है, यानी हो गया 16 माइक्रो जूल, माइक्रोकूलम, सॉरी 16 माइक्रोकूलम चार्ज आपको इस कैपेसिटर में स्टोर होगा। सो सिंपल, इट इज लेस देन 1.5 मिनट में बना लिए हम लोग। ये प्रिज्म का सवाल है और ये एक रे इधर से इधर आ रहा है और ये एक राइट आइसोसेलेस प्रिज्म है और दोनों रे का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो एक का है 1.35, एक का है 1.45 और आपको बताना है कि किस में रिफ्लेक्शन होगा, किस में रिफ्रैक्शन होगा, या दोनों में रिफ्लेक्शन होगा या दोनों में रिफ्रैक्शन होगा, वो पता करना है। तो कैसे पता करेंगे,
रिफ्लेक्शन का कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो वो रिफ्लेक्शन करेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से कम है तो वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो हमें पता करना पड़ेगा इसका, पहले तो इसको चेक करते फिर इसको चेक करेंगे। ये नॉर्मल इंसिडेंस है तो ये सीधे पार हो जाएगा, इसमें कोई नॉर्मल है तो सीधे सरफेस से पार हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जियोमेट्री से ये 45 डिग्री होगा, और यहाँ पर हमको एक तो नॉर्मल खींचना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 45 डिग्री, ओके। और इस रे का भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आई अगर सी से ज़्यादा है और आई अगर सी से कम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये रिफ्लेक्शन करेगा कि रिफ्रैक्शन करेगा, ओके। तो आई का वैल्यू हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और इसका क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, 1/sin c, और म्यू दिया 1.35, तो साइन c इज इक्वल टू हो गया 1/1.35, ओके। और यहां पर 45 डिग्री है, तो और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, 1/√2, that is 1.414, 1/1.414। तो हमें पता करना है कि आई बड़ा है कि सी बड़ा है। तो इसमें देखिए साइन 45 डिग्री जो है ये छोटा है और साइन सी बड़ा है, क्योंकि साइन सी का नीचे 1.35 है और साइन 45 का नीचे 1.41 है, और ये आई का वैल्यू है 45 डिग्री, आई का वैल्यू है 45 डिग्री। तो चूंकि 1/1.41 छोटा है तो साइन 45 डिग्री छोटा होगा और साइन सी बड़ा होगा। यहाँ पर साइन सी बड़ा होगा और साइन 45 छोटा होगा, क्योंकि साइन 45 में इसका नीचे है 1.414 और साइन सी का नीचे है 1.35। तो ये संख्या छोटा है तो साइन सी बड़ा होगा, और ये 1.414 ये बड़ा है तो ये संख्या छोटा होगा। तो साइन 45 डिग्री छोटा है और साइन सी बड़ा है, यानी यहाँ पर जो है क्रिटिकल एंगल बड़ा है और इंसिडेंट एंगल जो है 45 डिग्री वो छोटा है। तो क्रिटिकल एंगल बड़ा होने से क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा तब ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा। अगर क्रिटिकल एंगल बड़ा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है तो ये कर जाएगा रिफ्रैक्ट, तो इसमें रिफ्रैक्शन होगा। अब सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले में यहां क्या है, ये 1/45 है, 1.45। तो अब देखिए इन दोनों में कंपेयर करिए, सेकंड वाले में म्यू बी में यहां पर ये संख्या बड़ा है तो ये टोटल संख्या छोटा हो जाएगा, और ये 1.41 जो है ये छोटा है तो ये 45 डिग्री ये बड़ा हो जाएगा। यानी 45 डिग्री जो है, ये साइन 45 डिग्री जो है वो बड़ा हो गया, साइन 45 डिग्री बड़ा हो गया और साइन सी छोटा हो गया, क्योंकि 1.45 है ये संख्या जो है छोटा संख्या है और ये संख्या बड़ा संख्या, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये संख्या बड़ा है ये संख्या छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि C छोटा है, और तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है
तो वो क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर जो ये रे होगा ये आके रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये 45 डिग्री होगा तो फिर ये 90 डिग्री से ये हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को बोलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 45 डिग्री है, दोनों केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, और दोनों केस में हम लोग क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कंपेयर कर लिए, वैल्यू तो फाइंड नहीं किए लेकिन वैल्यू को कंपेयर करके देख लिए कि वो क्रिटिकल एंगल से कम है या ज़्यादा है। तो पहला वाला भी क्या था कि क्रिटिकल एंगल ज़्यादा था और एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, और दूसरे वाले में हम लोग देखे कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कम है और एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू ज़्यादा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। प्लेलिस्ट में कुछ और न्यूमेरिकल्स हम डाले हुए हैं, इसको भी प्लेलिस्ट में डाल देंगे। प्लेलिस्ट का बाकी सारा न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी काफ़ी सारा न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लीजिएगा। एक एमसीक्यू का सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक सीआर सर्किट है, एसी लगा हुआ है, ये कैपेसिटर दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है और कह रहा है कि ये कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से फील्ड कर दिए। कैपेसिटर को जब डाइलेक्ट्रिक से फील्ड कर देंगे तो इसका यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, इसका बल्ब का ग्लो बढ़ेगा कि घटेगा। फाइन, जब कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से हम लोग फील्ड कर देंगे तो पहले तो हमको इसका इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। तो जेड इसका क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जेड का वैल्यू है। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो जब एयर था, वैक्यूम था, तो ये सी नॉट रहा होगा। अब जेड इक्वल टू क्या हो गया, अब डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो इन दैट केस हो जाएगा ओमेगा इंटू के सी नॉट। कैपेसिटी इसका बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ये डिनोमिनेटर बढ़ गया। तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो मतलब ये संख्या छोटा हो गया, ये संख्या डिनोमिनेटर बढ़ जाने से डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, तो डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो ये जो पार्ट है एक्सी जो है, एक्सी कम हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से आपका जो इम्पीडेंस है वो सीआर सर्किट का कम हो गया, यानी जेड जो है वो कम हो गया जेड से, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डालने से एक्स सी नॉट का जो वैल्यू है वो कम हो गया एक्स सी से। ओके, क्योंकि कैपेसिटी जब सी नॉट था, एयर कैपेसिटर था या वैक्यूम था, तो ये एक ओमेगा सी नॉट था, और जैसे डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो यहाँ पर कैपेसिटी इसका बढ़ गया। कैपेसिटी बढ़ेगा तो उसका जो रिएक्टेंस है वो घट जाएगा। ठीक है, उल्टा लिख दी, कैपेसिटी बढ़ेगा तो रिएक्टेंस घट जाएगा। ठीक है, इसका रिएक्टेंस इसका रिएक्टेंस कम है, तो जेड नॉट कम हो गया। जेड नॉट कम हो जाने से करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट का वैल्यू हो जाएगा V/Z। अब जेड जो है ये बढ़ गया, घट गया, तो I बढ़ गया, तो जेड घट जाने से I बढ़ गया, I बढ़ गया तो बल्ब का ग्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। वंस अगेन बता देते हैं, डाइलेक्ट्रिक डालने से इसका रिएक्टेंस जो है वो घट गया। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी बढ़ जाता है, रिएक्टेंस घट जाता है। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी बढ़ जाएगा, रिएक्टेंस घट जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी बढ़ गया, रिएक्टेंस घट गया, रिएक्टेंस घटा तो इम्पीडेंस भी घटा, रिएक्टेंस घटा तो इम्पीडेंस भी घटा। इम्पीडेंस का ये फॉर्मूला है, रिएक्टेंस घटा तो इम्पीडेंस भी घट गया। इम्पीडेंस घटने से क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। इम्पीडेंस भी तो एक रोध है ना, उसका भी तो यूनिट ओम ही है, इम्पीडेंस का भी यूनिट ओम है। ठीक है, तो इम्पीडेंस जब घट गया तो करंट बढ़ जाएगा, जैसे करंट बढ़ जाएगा तो बल्ब का ग्लो भी बढ़ जाएगा। ओके, तो सिंपल से चीज़ है।
और ये एक एलसीएस सर्किट है आपका, ये एल है, ये आर है, सी है। आपको इसका पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर होता है cos फाई, ये है पावर फैक्टर, ठीक है। तो वेक्टर डायग्राम देख लीजिए, ये होता है आपका वेक्टर डायग्राम। जो ज़्यादा होगा वो ऊपर रहेगा एक्सी एक्सल में, उसको ले लेते हैं। तो सी और एल में देख लीजिए, ये तो ये सी ज़्यादा है, ऊपर एक्सी ले लेते हैं। तो यहाँ पर होगा आपको एक्सी और एक्सएल का डिफरेंस होगा, परपेंडिकुलर होता है एक्सी और एक्सएल का डिफरेंस, ठीक है। ये होता है आर और ये होता है आपका जेड, ठीक। तो एक्सी आपका है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी का वैल्यू 150, एक्सएल का वैल्यू दिया हुआ है 70 और आर का वैल्यू दिया हुआ है 60। ये आर, ये एक्सएल माइनस एक्सी का जो डिफरेंस होगा वो, और ये होता है आपका जेड और ये आपका फाई। ये वेक्टर डायग्राम है। तो cos फाई इज इक्वल टू बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस इज आर और आर बाई जेड। तो आर तो हमें पता है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ 60 बाई जेड। जेड हमें निकालना पड़ेगा, और जेड का वैल्यू होता है, हमें पता है, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस इन दोनों का माइनस का स्क्वायर। तो इन दोनों को माइनस का स्क्वायर, एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर आपका 60 है, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600, 60 का स्क्वायर। और एक्सी माइनस एक्सएल 150 माइनस 70, 150 माइनस 70 यानी 80, 80 का स्क्वायर, यानी जेड का वैल्यू हो गया 3600 अंडर रूट प्लस ये 6400 हो जाएगा, 64 और 3600, 100 उसके पीछे 2 जीरो। तो जेड इक्वल टू तुम्हारा आ गया 100 ओम। फाइन द cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड, 60 बाई जेड। तो पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू 60 बाई जेड का वैल्यू 100, 0 0 कट गया, 2 से काट देंगे 2 3, सो 3/5 इज योर पावर फैक्टर। सो सिंपल, ओके। अब तक जितने भी सवाल लगाए हो, पैटर्न तो तुम लोग को पता चल ही जा रहा होगा। पैटर्न जो है कि सवाल लगाने में टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, फॉर्मूला याद होने से ही हमको सवाल लग जा रहा है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो लग ही रहा है, फॉर्मूला सारा याद हो जाने से ही सवाल सब लग जा रहा है। और इसी तरह का सवाल हमने और बहुत भी अच्छे बच्चे के साथ हम लोग, मेरा जो टीम है वो एक रिसर्च किए हुए हैं, उसमें हम लोग देखे कि जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं रहता है क्वेश्चंस में, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज़ होता है और फॉर्मूला का यूज़ करके आप कर सकते हैं। इसलिए टेंशन का कोई बात नहीं है, सवाल सब लगा लीजिए। यही सवाल तो आएगा नहीं ऑब्वियसली। तो हम लोग एक पैटर्न देख रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, वही सवाल सब हम लोग लगा रहे हैं। तो इसको कर लीजिए और इसी तरह का सवाल सब लगा लीजिए, तो आपको कोई चिंता का बात नहीं है। एक और एलसीएस सर्किट का सवाल है, इसमें दिया हुआ है कि एलसीआर में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 300 है, कैपेसिटर के अक्रॉस 300 वोल्ट है, और ये एक रेजिस्टेंस है, तो एल सी आर, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर हो गया। आपको वोल्टमीटर का और एमीटर का रीडिंग पता करना है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, जब एल और सी का अक्रॉस 300 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब ये रेजोनेंस सर्किट है यहीं पर, ओके। और यहीं पर आपको मैक्सिमम करंट भी मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दोनों बराबर है तो ये आपका ये आपका रेजोनेंस सर्किट है, और रेजोनेंस सर्किट में ये दोनों वोल्टेज
आपस में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देता है और यही वोल्टेज बचता है। तो ये 220 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है, यही इसका वोल्टेज होगा, यानी वोल्टमीटर का जो रीडिंग होगा। एक सवाल तो आपका आंसर आ गया 220 वोल्ट। 220 वोल्ट वोल्टमीटर का भी रीडिंग वही होगा। ये दोनों दिया हुआ रेजोनेंस सर्किट में अगर बराबर है तो ये दोनों आपस में ख़त्म कर देगा। इसको आप सर्किट का बाहर कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ सर्किट का बाहर हो गया रेजोनेंस में, खाली यही जो है। Z का भी वैल्यू आपको आ जाएगा रेजोनेंस में, Z इज इक्वल टू R। तो अगर Z का वैल्यू पूछता है तो Z का भी वैल्यू आप लिख सकते हैं 100 ओम। ओके, I पूछ रहा है, I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V RMS बाई Z। ये जो वैल्यू दिया हुआ रहता है ये RMS वैल्यू दिया हुआ रहता है, ये भी याद रखिए। तो 220 वोल्ट AC दिया हुआ है, मतलब ये RMS वैल्यू दिया हुआ है। तो ये 220 बाई Z का वैल्यू है 100 ओम। सो इतना एम्पियर करंट मिलेगा आपको जब ये दोनों वोल्टेज बराबर होगा। और यही अगर पूछेगा कि इस सर्किट का मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट यही होने वाला है, क्योंकि रेजोनेंस में ही मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा। सो 2.2 एम्पियर। तो एमीटर का रीडिंग जो होगा वो 2.2 एम्पियर होगा, और वोल्टमीटर का रीडिंग जो पूछा था उसका वैल्यू होगा 220 वोल्ट। देखिए 30 सेकंड में लगाने लायक सवाल है सब। इस साल जेईई मेंस में आया था ये सवाल, और चूंकि ये बहुत कम समय में बनने वाला है, इसी को भी हम लोग इंक्लूड किए हैं कि आपका बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अगेन एलसीएस सर्किट का सवाल है, और इसमें बोला है कि फॉर मैक्सिमम करंट 5/100 एम्पियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। सी का वैल्यू कितना है, ठीक है। एल का वैल्यू दिया हुआ है 2 हेनरी, एल का वैल्यू दिया हुआ है 2 हेनरी। तो अब यहाँ पर ये जो फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम अभी पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैक्सिमम करंट का मतलब हुआ कि रेजोनेंस सर्किट होगा। तो रेजोनेंस सर्किट का मतलब हुआ कि XC बराबर XL होगा, XC इज इक्वल टू XL होगा, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो 5/100 होगा आपका भी, जो नेट जेड का वैल्यू इम्पीडेंस जो होगा वो 100 एम्पियर होने वाला है। खैर हमको जरूरत नहीं है, हमको तो सी का वैल्यू निकालना है, और सी का वैल्यू मेरा इस शब्द से ही निकल जाएगा। सी का वैल्यू मेरा इस शब्द से ही निकल जाएगा, इस सेंटेंस से निकल जाएगा। फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट का मतलब XC इक्वल टू XL, मतलब रेजोनेंस सर्किट है। ओके, तो XC इक्वल टू XL, तो XC का वैल्यू होता है 1/ωc, और XL का वैल्यू होता है ωL। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ω² LC इक्वल टू 1, ω² LC इक्वल टू 1। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ω² L। भाई ओमेगा कहाँ से मिलेगा, तो ये देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, V इक्वल टू होता है V0 sin ωt। V इक्वल टू क्या होता है V0 sin ωt। तो इससे इसको कंपेयर करिए, V0 का वैल्यू आपका 5 है, ओमेगा का वैल्यू होगा आपका 100। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/ω², दैट इज 100 का स्क्वायर इंटू L। L का वैल्यू दिया हुआ है 2 हेनरी, L का वैल्यू हो गया 2, यानी 2 और 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 1/2 का मतलब 0.5, और 100 स्क्वायर मतलब 10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁴, इतना हो गया फैराड। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो एक सिंपल सवाल, बहुत जल्दी बनने लायक सवाल था, इसलिए इसको भी हम लोग इंक्लूड कर लिए। सो प्लेलिस्ट में कुछ सवाल है, उसको फिजिक्स का सवाल है, उसको आप लोग देख लीजिए, और डोंट पैनिक, पहला बात। दूसरा बात कि प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन के साथ आप नहीं जाइए, सारा तैयारी कर लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए, क्वेश्चन आंसर सब पढ़ के मत जाइए, लिख के जाइए। जितना लिख के जाइएगा उतना प्रैक्टिस करके जाइए। पढ़ के जाइएगा तो वहाँ जाके लिख नहीं पाइएगा, घर में प्रैक्टिस करके जाइए। और न्यूमेरिकल्स, पीएन जंक्शन वगैरह का जो कुछ और न्यूमेरिकल्स है उसको हम किए हुए हैं पहले से ही, शॉर्ट्स में किए हुए हैं, तो उसको चेक कर लीजिए, उसको भी देख लीजिए, और फॉर्मूला सारा याद कर लीजिए। अपने से एक बार बिना देखे लिखिए, और डोंट पैनिक। MCQ को मत छोड़ के आइए, MCQ जरूर अटेम्प्ट करके आइए। MCQ बहुत सारे बच्चे कि लास्ट में करेंगे, ये करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, एकदम
कॉपी जमा करने का पहले कंफर्म हो जाए कि मैंने सारा एमसीक्यू कर लिया। बहुत सारे एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है, तो वो सारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करिए, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। जितना आपको उसमें, ऐसा नहीं कि नेगेटिव अटेम्प्ट हो जाए, और बढ़िया से पॉजिटिव अप्रोच के साथ अटेम्प्ट करिए। डोंट अटेम्प्ट विथ नेगेटिव अप्रोच। जितना जानते हैं फॉर्मूला वगैरह वो सब यूज़ करके, अपना ब्रेन यूज़ करके उसको करिए। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, और कैलकुलेशन वगैरह में न्यूमेरिकल्स आएगा, लेकिन बन भी जाएगा। न्यूमेरिकल्स आएगा और वो बन भी जाएगा। न्यूमेरिकल्स में ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल्स बनेगा नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रहता नहीं है। और प्रैक्टिस करिए, जिस तरह का न्यूमेरिकल्स करवाएं उस तरह का न्यूमेरिकल्स और भी प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपका परीक्षा बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।